नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टेट 120 में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने बहुत ही शानदार एक वीडियो लेकर आया हूँ। ये बहुत ही ख़ास वीडियो आपके लिए है क्योंकि मैं आज आपको कवि परिचय और लेखक परिचय के बारे में अवगत करवाना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप पूरा देखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको समझ में आ जाएगा। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो मैं आपको जीवन परिचय बताने वाला हूँ ये क्लास 6 से लेके 12 तक 101% किसी न किसी बुक में आपको निश्चित तौर पर मिल जाएगा। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जीवन परिचय है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ सूरदास जी का जीवन परिचय। क्या बताने वाला हूँ? सूरदास जी का जीवन परिचय। बहुत ही IMP जीवन परिचय है। इसको आप अच्छे से याद कर लें क्योंकि ये हर क्लास में आपको मिलेगा। 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th, 10th, 11th, 12th। तो देखिएगा क्वेश्चन परीक्षा में किस टाइप से पूछा जाता है। तो परीक्षा में क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है कि सूरदास जी का जीवन परिचय निम्न बिंदुओं के अंतर्गत लिखिए। और निम्न बिंदु में आप वो दे देता है कि 2 रचनाएँ, भाव पक्ष या फिर कला पक्ष। यानी भाव पक्ष भी पूछता है कभी कभार और साथ में कला पक्ष भी पूछ लेता है, या फिर कभी कभार 2 में से 1 भी पूछता है। इसके साथ ही वो कभी कभार इस टाइप से पूछता है कि भाषा और शैली, इस टाइप से पूछ लेता है। इसके बाद में कभी कभार वो अलग से ही पूछता है साहित्य में स्थान। यानी 2 या 3 पॉइंट से ज़्यादा नहीं पूछता है। एक तो 2 रचनाएँ 100% पूछेगा एग्जामिनर। इसके बाद में भाव पक्ष या कला पक्ष पूछ लेगा। भाव पक्ष पूछेगा, साहित्य में स्थान भी पूछ सकता है। इस टाइप से मैंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पूरे पॉइंट तैयार किए हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बहुत ही क्लियर तरीके से समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा हमारी हेडिंग है यहाँ पर जीवन परिचय। जीवन परिचय का मतलब ये होता है कि जो भी कवि है या जो भी लेखक है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल बताएंगे। डिटेल बताने का मतलब जैसे कि कब उनका जन्म हुआ और कब उनकी मृत्यु हुई, या उनने क्या शिक्षा प्राप्त की है, या उनके माता पिता का नाम क्या है। यानी जीवन परिचय का मतलब ये होता है कि अपना खुद का थोड़ा सा परिचय, यानी अपने बारे में पहले अपन डिस्कस करेंगे, अपने बारे में अपन बताएंगे। तो यहाँ पर जीवन परिचय मैंने सूरदास जी का सबसे पहला पॉइंट में मैंने हाल लिखा है जीवन परिचय। और जीवन परिचय में सबसे पहले लिखा है जन्म। तो सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? सन 1478 ईस्वी में। ठीक है, फिर दूसरा हमने इसी में मैंने स्टेप बाय स्टेप में लिखा जन्म स्थान, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो जन्म स्थान हुआ था इनका मथुरा के निकट रुनकता। क्या लिखा है? मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। लेकिन नीचे मैंने लिखा है कुछ लोगों की मान्यता के अनुसार बल्लभगढ़ हरियाणा के निकट सिही ग्राम में हुआ था। यानी कुछ लोग इनके जन्म को इस टाइप से भी मानते हैं। तो अलग अलग बुक जब आप पढ़ेंगे तो दोनों चीज़ आपको मिल सकती है। तो यदि आप परीक्षा में ये भी लिखेंगे तो भी सही माना जाएगा, और यदि आप ये भी लिखेंगे तो भी सही माना जाएगा, क्योंकि सब लोगों ने अलग अलग अपने प्रकार से इनके जन्म को बताया है। फिर देखिएगा निवास स्थान। चलो देखिएगा, आप खुद जानते हैं जब हमारा जन्म कहीं और होता है और निवास हम और कहीं करते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि हमारे पिताजी का ट्रांसफ़र होता है तो जब हमारा जन्म कहीं और हुआ था और हम रहने कहीं और लग गए। तो इसी प्रकार इनका निवास स्थान था। कहाँ पर निवास करते थे? मथुरा और वृंदावन के बीच गौघाट। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभार अलग से विकल्प के तौर पर, जबकि बड़ी बड़ी एग्ज़ाम में तो निश्चित तौर पर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर सभी का समावेश किया। तो क्या पूछा गया? निवास स्थान। तो इनका निवास स्थान क्या था? गौघाट, मथुरा और वृंदावन के बीच। ठीक, फिर देखिए आगे पिता का नाम क्या है? पंडित रामदास सारस्वत। सारस्वत का मतलब ये ब्राह्मण समाज से रिलेटेड थे। फिर इनके गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम था वल्लभाचार्य या वल्लभ आचार्य। देखो वल्लभाचार्य मैंने यहाँ पर लिखा और यहाँ पर वल्लभ आचार्य, तो इन दोनों में से कोई सा भी एक लिख सकते। कोष्टक का मतलब या तो आप वल्लभाचार्य लिखें या वल्लभ आचार्य, दोनों में से एक लिखना है। फिर देखिएगा भाषा, यानी इनकी मुख्य भाषा क्या है। तो इनकी सबसे पहले यहाँ पर मैंने यह हाईलाइट किया है, इसका मतलब सबसे मुख्य भाषा इनकी ब्रज है। सबसे मुख्य यानी सबसे इम्पोर्टेंट, या जितनी ज़्यादा इनने रचनाएं की है वो अधिकतर ब्रज भाषा में की है। लेकिन इनको अवधी, संस्कृत, फारसी आदि शब्दों का ज्ञान भी है। तो हमने यहाँ पर लिखा है ब्रज, अवधी, संस्कृत, फारसी आदि भाषा का यूज़ इन्होंने किया है ना। इसके बाद में आता है काल।
तो कौन से काल के कवि कहलाते हैं? तो ये भक्ति काल के कवि कहलाते हैं। लीला, कौन सी लीला की है? तो कृष्ण लीला। कभी कभार आपके सामने क्वेश्चन आता है कि कृष्ण लीला करने वाले यानी कृष्ण लीला को किसने बताया है? तो वहाँ पर परीक्षा में देता है सूरदास जी, तुलसीदास जी या जयशंकर प्रसाद या इस टाइप से कुछ भी देता है, तो हमें तुरंत पता चलेगा कि कृष्ण लीला को किसने बताया? सूरदास जी ने बताया। फिर देखो शाखा, कौन शाखा से रिलेटेड? तो कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक है, क्योंकि जब कृष्ण लीला की इन्होंने बात की है तो कौन सी शाखा से रहेंगे? कृष्ण भक्ति शाखा। फिर मान्यता, मान्यता मतलब ऐसा माना जाता है कि सूरदास जी बचपन से ही अंधे थे या उनके आंखें नहीं थी, तो मान्यता ये है इनके जन्मांध, जन्मांध मतलब जन्म से अंधे, तो जन्मांध थे या नेत्रहीन थे, ऐसा माना गया है। अगला आता है पदों की संख्या। पदों की संख्या का मतलब देखो लगभग 1.25 लाख परंतु 10,000 प्राप्त, यानी इन्होंने कितने पद की रचना की है? 1.25 लाख, लेकिन परंतु उसमें से कितने? 10,000 पद ही अभी तक प्राप्त हुए हैं, ऐसा लोगों का मानना है। फिर इसके बाद देखिए आगे क्या है? प्रमुख रस। अब प्रमुख रस का मतलब ये होता है जब हम कोई कविता, कहानी या कोई भी हम लिखते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें रस का प्रयोग हम करते हैं, तो इन्होंने मुख्य रूप से वात्सल्य और श्रृंगार रस का प्रयोग किया। कौन कौन से? वात्सल्य और श्रृंगार रस। आखिरी में अगर हम बात करें तो मृत्यु, लास्ट में इनकी बात आती है मृत्यु की। तो मृत्यु कब हुई थी? सन 1583 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सन 1583 ईस्वी में हुई थी। परंतु इसमें एक और खासियत बात जो हो सकता है आपको कोई टीचर्स बताए या ना बताए, लेकिन मेरे पास मेरे नोट्स में ये है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो एक चीज़ और क्या है, देखते हैं हम आगे हमारे पास है मृत्यु स्थान, यानी मृत्यु तो हुई थी हमने देखा, लेकिन मृत्यु स्थान यानी कहाँ पर? जिस प्रकार अपन ने अभी बोला था मैंने कि जन्म हमारा कहीं और होता है और निवास हम कहीं और करते हैं, इसी प्रकार मृत्यु स्थान पर भी हम क्या लिखेंगे? तो यहाँ लिखा है मृत्यु स्थान पर गोवर्धन के पास पारसोली। क्या लिखा है? गोवर्धन के पास पारसोली नामक ग्राम में हुआ था, यानी इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? यहाँ पर गोवर्धन के पास पारसोली नामक ग्राम में मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो जरूरी नहीं है इतने पॉइंट आप टोटल परीक्षा में लिखें, जो पॉइंट आपको याद रह जाए वो आपको लिख देना है, और नहीं तो खास सिर्फ जन्म और मृत्यु और ज़्यादा से ज़्यादा इनके पिता का नाम ले सकते हैं या इनके गुरु का नाम ले सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं विकल्प के तौर ये पूछे जाते हैं, इसलिए हमें अगर सब याद करें तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है नंबर 2 पे रचनाएं। अब वो मैंने अभी जस्ट क्वेश्चन बताया आपको कि ये रचनाएं 2 रचनाएं, ओनली 2 रचनाएं पूछता है। 99% आप कोई से भी क्लास का पेपर उठा के देख लेना, अधिकतर इस टाइप से पूछता है 2 रचनाएं लिखिए बस, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर लिखा है। देखो अभी एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ, रचना को ही हम कृतियाँ कहते हैं। कभी कभार एग्जाम में पूछता है सूरदास जी की कृतियाँ बताइए, अब बच्चे समझ नहीं पाते कृतियाँ क्या होता है, तो कृतियाँ को ही रचनाएं कहते हैं, रचनाओं को ही हम कृतियाँ कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली रचना आती है इनके सूर सागर। क्या लिखा है? सूर सागर। उसके बाद आता है सूर सारावली, इसके बाद में आता है साहित्य लहरी, इसके बाद में आता है नल दमयंती, फिर उसके बाद में आता है ब्याहलो। तो इस प्रकार इनकी 1 2 3 4 और 5 रचनाएं इनकी है, लेकिन हमें लिखना कितनी है? ओनली 2। तो आपके अगर सबसे स्टार्टिंग की 2 लिख दें तो स्टार्टिंग मतलब सूर सागर और सूर सारावली, चाहे तो आप साहित्य लहरी भी याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार इनकी 3 मुख्य रचनाएं होती है। अब ये 2 रचनाएं हैं, ये क्या है मैं आपको बताऊंगा आगे। तो आगे लिखा है हमारे पास सूर सागर ही अक्षय कृति का आधार ग्रंथ है। कभी कभार इस तरह से पूछता है कि सूरदास जी की अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ कौन सा है, इस तरह से पूछता है। इसके साथ लिखा है तथा यही श्रेष्ठ व लोकप्रिय रचना है, मतलब इसी को श्रेष्ठ और लोकप्रिय रचना कहते हैं। कभी कभार इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विकल्प के तौर पर कि सूरदास जी की सबसे श्रेष्ठ लोकप्रिय रचना कौन सी है, तो कौन सी? हम सूर सागर, ये हम लिखेंगे। फिर नीचे लिखा मैंने यहाँ पर नल दमयंती, ठीक है, जो मैंने ऊपर रचना बताई थी। तो नल दमयंती तथा ब्याहलो, ये दोनों ग्रंथ अप्राप्त है। तो अपन ने अभी जस्ट बोला था ये अप्राप्त है, इसका मतलब समझ रहे हो क्या होगा? अप्राप्त का मतलब ये अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। तो कौन कौन सी रचना हमें प्राप्त है? तो मैंने सबसे पहले बताया जो 3 स्टार्टिंग की बताई, ये रचना हमें प्राप्त हो चुकी है ना, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है काव्यगत विशेषताएं।
अब काव्यगत विशेषताएं क्या होती है, देखिए काव्यगत विशेषताओं का मतलब ये होता है कि मैंने आपको हर इसमें डिटेल बता रहा हूँ, यानी किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस टाइप से आपको लिखना है। तो काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों चीज़ आती है। यानी परीक्षा में सिर्फ काव्यगत विशेषताएं पूछेगा तो आपको समझ लेना है कि काव्यगत विशेषताएं पूछे इसका मतलब हमें भाव पक्ष लिखना है और कला पक्ष लिखना है ना। और काव्यगत विशेषताएं नहीं पूछता है तो वो अलग से ऐसा भी पूछ सकता है कि भाव पक्ष लिखिए या कला पक्ष लिखिए, इन दोनों में से एक पूछ सकता है और चाहे तो दोनों भी पूछ सकता है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भाव पक्ष। भाव पक्ष क्या होता है, देखिए सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि है, ये हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख सर्वश्रेष्ठ कवि है। इनका पूरा काव्य प्रेम और रति से भरपूर है, जिसमें भाव और कला दोनों पक्षों का अत्यंत ही सुंदर वर्णन देखने को मिलता है। इन्होंने कृष्ण जीवन के विभिन्न पक्षों का चित्रण न करके कृष्ण की बाल लीला, कौन सी, कृष्ण की बाल लीला तथा गोपी प्रेम को ही सर्वश्रेष्ठ प्रधानता दी है। यानी इन्हें कृष्ण भगवान का पूरा चरित्र चित्रण न करते हुए सिर्फ बाल लीला और गोपी प्रेम को ही सर्वश्रेष्ठ प्रधानता दी है, इसके बारे में ये वर्णन किया है। सूरदास जी प्रेम और सौंदर्य के अमर गायक भी है। सूरदास जी क्या कहा जाता है, सूरदास जी प्रेम और सौंदर्य लिखा है, प्रेम और सौंदर्य के अमर गायक भी है। इन्होंने मुख्यतः वात्सल्य और श्रृंगार रस का चित्रण किया है। मतलब इन्होंने जितनी भी अपनी कविताएं या नाटक उपन्यास जो भी इन्होंने लिखे, अधिकतर वात्सल्य और श्रृंगार रस का ही चित्रण किया, मतलब वात्सल्य और श्रृंगार रस का प्रयोग करते हुए लिखा है। सूरदास जी का भ्रमर गीत प्रसंग सबसे चर्चित है। ये बहुत ही IMP चीज़ है कि जब भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हिंदी में इस टाइप का क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। तो सूरदास जी का भ्रमर गीत प्रसंग सबसे चर्चित है, तो वो इस टाइप से पूछता है कि सूरदास जी का कौन सा गीत सबसे चर्चित है, तो कौन सा भ्रमर गीत प्रसंग सबसे चर्चित है। फिर आगे लिखा है सूरदास जी ने वात्सल्य के दोनों पक्षों संयोग और वियोग का विस्तृत वर्णन किया है। इनके भक्ति पदों में सखा और दास होने का भाव देखने को मिलता है। तो सूरदास जी सगुण उपासक भी है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा ये भाव पक्ष हुआ। चलेगा, पढ़ते हैं कला पक्ष की ओर। कला पक्ष में लिखा है कि सूरदास जी प्रसिद्ध कवि थे। उनके काव्यों में अर्थ अलंकार का प्रयोग ही अधिक हुआ है। इसमें ही उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार सबसे अधिक महत्व दिया है। मतलब आदि अलंकारों को सबसे अधिक महत्व दिया है। देखो हमने यहाँ पर बोला है कि यहाँ से देखना है उनके काव्यों में अर्थ अलंकार का प्रयोग ही अधिक हुआ है। और जो नीचे मैंने नाम बताया जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये सब के अर्थ अलंकार के ही भेद है। यानी अर्थ अलंकार भी कितने प्रकार के होते हैं, तो इस टाइप से ये उपमा, जो रूपक है, उत्प्रेक्षा, ये सिर्फ अर्थ अलंकार के ही भेद है। आदि अलंकारों को सबसे अधिक महत्व दिया है। सूरदास जी ने रूपक अलंकार का सफल प्रयोग किया। मतलब इतने अलंकार किए लेकिन सबसे ज़्यादा सफल कौन से रहे, ये रूपक अलंकार में रहे। तो हमने यहाँ पर लिखा रूपक अलंकार का सफल प्रयोग किया है। उनके दोनों पदों की भाषा में प्रसाद और माधुर्य गुण की प्रधानता है। यानी जो भी भाषा का प्रयोग इनने किया तो उसमें कौन से प्रसाद और माधुर्य गुण की प्रधानता है। शैली की दृष्टि से सूर के गीतों की पद शैली को अपनाया है ना। इनको भक्त शिरोमणि कवि भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, कभी कभार एग्जाम में पूछ सकता है कि भक्त शिरोमणि कवि किसे कहा जाता है, तो सूरदास जी को कहा जाता है ना। चलो अगला आता है हमारा भाषा शैली, है ना। अब देखिएगा ये हमने कला पक्ष यानी भाव पक्ष हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसका मतलब काव्यगत विशेषता हमने बता दी। अब जो हमारा ये जो अभी कला पक्ष मैंने आपको बताया था, तो कला पक्ष के अंतर्गत भी भाषा और शैली, इन दोनों चीज़ों का प्रयोग होता है। और साथ में यहाँ पर ये भी कह सकते हैं हम अलंकार का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। तो कभी कभार सिर्फ अगर आपसे ये पूछता है कि सूरदास जी का जीवन परिचय निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कीजिए, तो पूछेगा आपसे 2 रचनाएं, उसके बाद में कला पक्ष। तो 2 रचना लिखने के बाद में कला पक्ष में आप क्या क्या लिखेंगे। कला पक्ष में आपको भाषा भी लिखना है, शैली भी लिखना है। क्या क्या लिखना है आपको, भाषा भी लिखना है और शैली भी लिखना है। तो यहाँ पर मैंने एक साथ लिखा भाषा और शैली, तो आप चाहें तो अलग अलग भी इसको लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे देखिएगा, सूरदास जी की मुख्य भाषा ब्रज भाषा रही है। आप देखना अधिकतर सूरदास जी ने कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन किया और कृष्ण भगवान अधिकतर कौन सी भाषा में यूज़ किया गया, ब्रज भाषा में,
आपने देखा ब्रज गोपियाँ, तो आपने खुद ने टीवी पे सीरियल के माध्यम से देखा होगा और सुना भी होगा। तो सूरदास जी की मुख्य भाषा क्या रही? ब्रज भाषा रही है। उन्होंने इस भाषा को साहित्यिक और कलात्मक रूप दिया है, मतलब इसी को साहित्य और कलात्मक रूप प्रदान किया है। इनकी भाषा में सरलता, सरसता और मधुरता पाई गई है। कहीं कहीं पर इनकी भाषा में फारसी और संस्कृत के शब्दों के साथ साथ तत्सम व तद्भव शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। इनकी भाषा में लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग इनकी भाषा को रोचकता प्रदान करता है। इसके बाद में संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सूरदास जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। तो ये हमारी भाषा कंप्लीट हो चुकी है। अब नीचे हमने हेडिंग डाली शैली। तो यदि आपसे डायरेक्ट भाषा और शैली साथ में पूछता है तो आप ऐसे हेडिंग डाल के, ऊपर जो मैंने हेडिंग बताई थी भाषा और शैली का, ऐसे हेडिंग डाल के आप भले नीचे डबल से शैली डालने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर अगर हेडिंग डाल देती है डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपसे अलग पूछता है भाषा और शैली अलग पूछता है तो फिर ऐसे हेडिंग डालने की आवश्यकता है ना। तो देखिए आगे क्या है। आगे हमने जो हेडिंग बताई आपको शैली, है ना। सूरदास जी ने मुक्तक काव्य शैली को अपनाया है। कौन सी शैली को अपनाया? मुक्तक काव्य शैली को अपनाया तथा वर्णन में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। इन्होंने विशेषकर गीत पद्धति को अपनाया, मतलब अधिकतर गीत पद्धति ने, अधिकतर जो भी रचना इन्होंने की गीतों के माध्यम से की है, तो गीत पद्धति को अपनाया। अलंकारों का भी प्रयोग इनके काव्य में देखने को मिलता है, यानी अलंकार भी इन्होंने किए, अलंकारों का प्रयोग भी इनके काव्य में देखने को मिलता है। इन्होंने अपने काव्य में चौपाई, दोहा, रोला, छप्पे छंद, सवैया आदि छंदों का प्रयोग किया है। सूरदास जी का संपूर्ण काव्य गेय मुक्तक है। ये भी आपको याद रखना है। सूरदास जी का संपूर्ण काव्य किस टाइप का है? तो किस टाइप का है? गेय मुक्तक काव्य का है। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट आता है हमारा साहित्य में स्थान। ठीक है, अब साहित्य में स्थान का मतलब ये हो जाता है कि जो भी कवि है, जो भी लेखक होता है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने साहित्य में अपना स्थान बनाया है, यानी कहीं ना कहीं किताबों में या कोई ग्रंथ में एक न एक कवि का नाम आपको निश्चित तौर पर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अधिकतर जो भी कवि हैं सबने साहित्य में अपना नाम निश्चित तौर पर कमाया है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा है कि सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार रस के गायक भी है। गायक का मतलब ये कवि तो है लेकिन उसके साथ साथ गायक भी है, यानी कुछ रचना ऐसी की है जो गाते हुए की है, तो इसलिए इनको यहाँ पर गायक भी बोला गया है। हिंदी में वे भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक है। ये ने बहुत ही इम्पोर्टेंट ये गीत उनका माना गया है ना। तो हिंदी में वे भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक है। इसके साथ ही ये अपने काव्य कला और साहित्यिक प्रतिभा के बल पर हिंदी साहित्य जगत के सूर्य माने जाते हैं। ठीक, इसके बाद लिखा है भाव सौंदर्य की दृष्टि से सूरदास जी का स्थान सर्वोपरि है। भाव क्या लिखा है हमने? भाव सौंदर्य। इनका भाव सौंदर्य इतना अच्छा है जिसके कारण ये सूरदास जी का स्थान सर्वोपरि माना गया। सर्वोपरि मतलब सबसे अच्छा माना गया। इसके बाद लिखा है सूर्य अष्ट कवियों में सिरमौर है। सिरमौर का मतलब यहाँ पर जितने भी कवियों हैं उनसे थोड़ा अच्छा स्थान प्राप्त किया है, इसका मतलब ये सिरमौर है ना। इसलिए साहित्य में इनका उच्च स्थान है। तो जितना भी आप कवि परिचय, लेखक परिचय लिखे उसमें साहित्य में स्थान तो निश्चित तौर पर पूछा जाता है। और आप जब भी लिखे तो एक बात आप निश्चित लिख दें कि अतः इनका स्थान उच्च है या इनका साहित्य में उच्च स्थान है। इस टाइप से आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि जब इनका साहित्य में उच्च स्थान था तभी तो इनके बारे में हम लिख रहे हैं, या तभी तो ये कवि परिचय, लेखक परिचय में आए हैं। यदि इनका स्थान उच्च नहीं होता है तो कहीं ना कहीं इनकी किताबों में इनका वर्णन नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने आपको सूरदास जी का जीवन परिचय यहाँ पर बहुत आसान तरीके से क्लियर किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेगा। और इसी टाइप के और अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए या 10th क्लास के ऑल सब्जेक्ट की स्टडी करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर हमेशा बने रहिए। और हो सकता है अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो साइड में लाल कलर का बटन दिया उसको प्रेस करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।